हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है यानी कि इकाई 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है ये, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती यानी कि निर्धनता के बारे में। आप सभी को पता है कि निर्धनता जो है क्या है। निर्धनता जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो ग्रामीण प्रधान ज़्यादा लोग हैं, है ना। और जो है भारत का विकास और ये जो आधारिक संरचना है इसका निर्माण भी प्रमुख है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, हम 100 करोड़ की लोगों की शक्ति से संपन्न है, लेकिन आज हम 135 करोड़ के लगभग हैं। और मानव पूंजी ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसमें आप देख लीजिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसमें निवेश जो है बहुत आवश्यक है। हमें रोजगार के स्वरूप को समझने की और देश में और अधिक रोजगार के अवसर की सृजन की ज़रूरत है, ठीक है। हम जो है विकास के निहितार्थों में जो है अपने पर्यावरण और धारणीय विकास यानी कि सतत विकास की मांग के संदर्भ देखेंगे इस चैप्टर में। और इन मुद्दों को हम सुलझाने का और जो है सरकार की नीतियों के आलोचनात्मक जो है आकलन करने की ज़रूरत है, जिसमें हम इस इकाई में चर्चा करेंगे, यानी कि बात करेंगे हम निर्धनता के बारे में। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम क्या जान पाएंगे? हम ये जान लेंगे कि निर्धनता के विभिन्न लक्षण क्या हैं, निर्धनता की अवधारणा के विभिन्न पक्ष को समझ सकेंगे, निर्धनता मापन के तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा कर सकेंगे, निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्यक्रमों को हम समझकर उनकी समीक्षा करेंगे। आइए थोड़ा सा हम एडम स्मिथ का कथन पढ़ लेते हैं। कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। निर्धन कौन है, आप ये समझने का प्रयास करिए। कौन है निर्धन, कौन है गरीब? देखिए, निर्धन कोई इंसान नहीं है, निर्धन एक स्थिति है, स्तर है, लेवल है, ठीक है। जहाँ पे व्यक्ति की जो आय है ना इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी जो आधारभूत यानी कि बेसिक नीड्स जो होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उस नीड्स को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता। अब आप वर्तमान समय की बात करिए, आप वर्तमान समय देखिए तो निर्धनता के आकलन के लिए ना उपभोग और व्यय, इन दोनों का प्रयोग जो है सरकार द्वारा तय किया जा रहा है। और भारत में निर्धनता जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसी के बारे में इस हम चैप्टर में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अब हम जो है इसकी प्रस्तावना। देखिए, हमने जो है पिछले अध्यायों में हमने देखा कि 7 दशकों से भारत में जो अपनाई गई आर्थिक नीतियां थीं, विभिन्न विकास सूचकों पर उनके प्रभावों का हमने अध्ययन किया। लोगों तक जो है न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का जो है एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में आप देखिए कि विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया गया है उसके उद्देश्य जो हैं वो हैं क्या? समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्यों का अंत्योदय यानी कि उन्नयन होगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं में ये बनाया गया है। और साथ ही ये देखा गया है कि निर्धन वर्गों को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर जो है सुनिश्चित कराने का ध्येय लेकर सारे विकास कार्यक्रमों की रचना की गई है। संविधान सभा की वहीं मैं अगर बात करूं तो संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय विगत प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एकमात्र कदम है, एक सुअवसर का ये आरंभ मात्र है। अभी और भी बहुत सी महान उपलब्धियां और विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये क्या होंगे? ये होंगे निर्धनता, अज्ञानता, रोग, अवसरों की जो ये सारी असमानताएं हैं, इनको खत्म करने का, इनका उन्मूलन करने का उत्सव। लेकिन आज हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। मैं आपको करंट डेटा भी बताऊंगी अभी। देखिए, यहाँ जो है लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग बसे हैं ना जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को ही ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। निर्धनता के स्थान पर और समय समय पर अलग अलग स्वरूप हैं। आप देखिए कि इनकी अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है। अगर आप मोटे तौर पे देखिए तो ये जो निर्धनता है, गरीबी है, एक ऐसी दशा मानी जाती है ना जिससे सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं। और निर्धनता जो है निर्धन और धनी यानी कि गरीब और अमीर दोनों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है।
क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके, सिर छुपाने के लिए उन्हें छत मिल सके, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं मिल सके, हिंसा से उनका बचाव हो सके। आपको पता है कि जो भी व्यक्ति हिंसा से होते हैं तो वो क्या होते हैं? ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं, ठीक है, बेरोजगार होते हैं। तो कौन हिंसा कर रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का विकास होगा तो हिंसा भी कम होगा और अपने समाज के घटनाक्रम में उनकी आवाज़ की भी सुनवाई हो सकेगी। यह जानने के लिए जो है निर्धनता कम करने में कौन सी नीतियां सफल हो सकती हैं और कौन सी नहीं, समय के अनुसार किन बातों में बदलाव आ सकते हैं, हमें निर्धनता को परिभाषित करना, इसका मापन करना, इसका अध्ययन करना और अनुभव भी करना होगा। निर्धनता एक, समझ लीजिए, निर्धनता एक तरीके की बीमारी ही है, ठीक है। निर्धन के अनेक आयाम होते हैं, अनेक सूचकों के माध्यम से ना उनका अवलोकन करना होगा, कहीं आय और उपभोग के स्तर से, कहीं सामाजिक सूचकों से, कहीं जो है जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के सूचकों से, तो कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुंच या फिर उनकी भागीदारी पर विचार करना होगा। अगर मैं आपको निर्धनता सूचकांक के बारे में बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये करंट अफेयर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निर्धनता जो सूचकांक है वो नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि MPI के नोडल मंत्रालय हैं और इसमें जो है ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार, अभी 22 का नहीं आया है, तो 21 के अनुसार भारत की रैंकिंग जो है वो 109 देशों में 66वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है? 66वें स्थान पे है। आप ये देखिए कि स्थिति कितनी बदतर है ना, ये समझने का प्रयास करिए। अब चलिए, अब आगे बात करते हैं निर्धन कौन है। कौन है निर्धन? आपने ये देखा होगा कि सभी क्षेत्रों, गांवों और शहरों में कुछ लोग धनी तो कुछ लोग निर्धन होते हैं, हमने भी देखा है। अब देखिए, हम अनु और सुधा की पहले कहानी पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, अनु और सुधा का जन्म जो है एक ही दिन हुआ था। अनु के माता पिता निर्माण कार्य में लगे मजदूर थे, तो सुधा के पिता एक व्यवसायी और माँ जो है शिल्पकार यानी कि डिज़ाइनर थी। अनु की माँ प्रसव पीड़ा आरंभ होने तक अपने सिर पर ईंटों का भार ढो रही थी, यानी कि देखिए कितनी दर्दनाक चीज़ हो रही है कि वो जो है एंड तक, मतलब प्रेगनेंसी में 9 महीने जो होते हैं वो बहुत कठिन दौर के होते हैं, मैं तो इसे झेल चुकी हूँ। तो प्रसव पीड़ा के आप ये देखिए आरंभ होने से एंड तक जो है ईंटों का भार ढो रही थी। दर्द आरंभ होने पर वह निर्माण स्थल पर ही जो है औजार ये सब रखने के स्थान पर चली गई। वहीं उसने अकेले ही अपनी बेटी को जन्म दिया। आप यहाँ देखिए कि जो है 4-5 डॉक्टर लग के बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उसने जो है अकेले ही इतना दर्द सह के बच्चे को जन्म दिया। अपनी बच्ची को दूध पिलाया, पुरानी फटी साड़ियों के चीथड़ों में उसे लपेटा और बोरी के झूले में उसे एक पेड़ पर टांग तुरंत काम पर लौट गई। मतलब हिम्मत है भाई साहब। उसे डर ये था कि कहीं उसका रोजगार न छिन जाए, ठीक है। उसे इतनी आशा थी कि उसकी बेटी शाम तक जो है सोती रहेगी। सुधा, यहीं पे हम अगर सुधा की बात करें तो सुधा का जन्म जो है शहर के सबसे अच्छे नर्सिंग होम में हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उसकी जांच की, उसे नहला धुलाकर साफ मुलायम कपड़े में लपेटकर उसकी माँ के पास एक पालने में लिटा दिया और जब भी उसे भूख लगती उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया, दुलारा, प्यार किया, लोरियाँ गुनगुनाते हुए उसे सुला दिया। उसके परिवार और पारिवारिक मित्रों ने उसके आगमन का जश्न मनाया। अनु और सुधा बचपन भी बहुत अलग रहा इनका। देखिए, अनु ने बहुत कम आयु में ही अपनी देखभाल स्वयं करना सीख लिया। उसे भूख और अभाव की पूरी अनुभूति थी। उसने कूड़े के ढेर में खाने योग्य चीज़ें बिनना, सर्दी की रातों में किसी तरह गर्म रहना सीख लिया था और ये भी जान गई थी ना कि बरसात में कैसे सिर छुपाना है, तो धागों, पत्थरों, तिनकों के खेल रचाकर किस प्रकार अपना मनोरंजन करना है। वह स्कूल नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप जो हैं वो प्रवासी मजदूर थे जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकते थे, ठीक है। अनु को नाचना बहुत पसंद था। जब भी वह संगीत की धुन सुनती थिरकने लगती। वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी भाव भंगिमाएँ भी बहुत अर्थपूर्ण थी। किसी दिन रंगमंच पर अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन उसके जीवन की अभिलाषा थी। वह एक महान नृत्यांगना बन सकती थी, लेकिन उसे 12 वर्ष की आयु में काम करना शुरू करना पड़ा। उसे अपने माँ बाप के साथ अमीरों के लिए भवन बनाने के काम में रोजी कमाने के लिए जुट जाना पड़ा और ऐसे मकान बनाने में जिनमें वह स्वयं भी कभी नहीं रह पाएगी। वहीं पे अगर हम सुधा की बात करें तो सुधा जो है एक श्रेष्ठ बाल विद्यालय में भेजा गया उसे, जहां उसने खेल ही खेल में पढ़ना, लिखना, गिनना सीखा। वह नक्षत्रशालाओं, संग्रहालयों, राष्ट्रीय उद्यानों, इन सब में भ्रमण दर्शन भी गई।
फिर वह एक बहुत अच्छे स्कूल गई, उसे चित्रकारी से लगाव था, तो उसके लिए एक प्रख्यात चित्रकार से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। उसने आगे चलकर एक ललित कला महाविद्यालय में प्रवेश पाया और आज वह एक प्रख्यात चित्रकार बन चुकी है। तो देखिए इसे जो है सुधा को मौका मिलता गया और वे सफल हो गई। लेकिन वहीं पे आप देखिए अनु को, तो उसे जो है गरीबी के कारण, यानी कि हर चीज़ों के अभाव के कारण वह अपने सपने नहीं पूरे कर पाई। देखिए प्रायः गरीबों के पास भूमि नहीं होती, और यदि किसी के पास भूमि हो तो वह सूखी और बंजर होती है। कितनों को ही दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिल पाता है। निर्धनतम परिवारों के जीवन का जो शाश्वत सत्य है ना, वो भूख और भूखमरी होती है। निर्धन जो होते हैं वो बुनियादी साक्षरता और कौशल से भी वंचित रह जाते हैं। मैं तो हूँ ना प्राइमरी स्कूल में, मैं तो देखती हूँ कितने गरीब से गरीब बच्चे, जब धान की बुवाई होती है, ठीक है, या तो गेहूं की बुवाई होती है, तो वो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप की मदद करने गए थे मैडम, इसलिए हम स्कूल नहीं आ पा रहे थे। तो आप ये देखिए, ठीक है, जब वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें भोजन कैसे मिलेगा, 2 वक्त का खाना कैसे मिलेगा। तो मैंने तो ये देखा है। निर्धन श्रमिकों के रोजगार भी निश्चित नहीं होते। अब आप ये देखिए कि जो समाज के गरीब वर्ग हैं, कुपोषण बहुत ही उनके गंभीर स्तर पर तक पहुंच गया है। कुपोषित क्यों नहीं होंगे भाई, उन्हें संतुलित आहार नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, उनमें अस्वस्थता, अपंगता, गंभीर बीमारियां, ये सारी चीज़ें जो है शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देंगी। वे साहूकारों से उधार लेने को विवश होते हैं। साहूकार जो उनसे ब्याज की ऊंची दरें वसूल करते हैं, उन्हें जीवन पर्यंत जो है ऋण चुकाना पड़ता है और वो कभी ऋणग्रस्तता से जो है मुक्त नहीं हो सकते। निर्धन का जीवन बहुत ही जोखिम भरा होता है। यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि एक होता है निर्धनता लाइन, ठीक है, यह रेखा पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, पॉवर्टी लाइन जो है यानी कि निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पे इंसान जो है अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। ठीक है, गरीबी रेखा जो है अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। आप मान लीजिए, देखिए अगर अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत में जो मान्य रेखा है इसके काफ़ी ऊपर है। ठीक है, अब देखिए नियोक्ताओं से जो है अपनी कानून द्वारा निर्धनता मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर पाते। इनका शोषण चलता रहता है, किनका, निर्धनों का। और जो अधिकांश गरीब होते हैं ना, इनके परिवारों को बिजली नहीं उपलब्ध होती है। आज हमें देखिए, मेरे घर में खुद 2 दिन से लाइट नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जीवन में कुछ है ही नहीं, पानी बिजली कुछ है ही नहीं। लेकिन इन निर्धन परिवारों को देखिए कि बिजली उपलब्ध ही नहीं होती है। वे प्रायः लकड़ी और उपलों की आग पर ही अपना खाना पकाते हैं। जो गरीब होते हैं, गरीब वर्गों में से अधिकांश को पीने का स्वच्छ पानी यानी कि सुरक्षित पानी भी सुलभ नहीं हो पाता है। ठीक है, लाभपूर्ण रोजगार में भागीदारी में स्त्री और पुरुष के बीच बहुत बड़ी असमानता साफ दिखाई देती है। आप देखिए, शिक्षा की सुविधाएं, उपलब्धता, परिवार की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी भी इसी असमानता से ग्रस्त रहती है। मैं आपको और बताऊं सरकारी स्कूल का हाल क्या है। सरकारी स्कूल में आप सभी को पता है कि जूते, कपड़े, सारी चीज़ें मिलते हैं। तो लोग जो है इसलिए आते हैं कि स्वेटर मिल जाएगा, हमें कपड़े मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें जो है हमारा साल भर बीत जाएगा। अब तो जो है मिड डे मील भी इसीलिए लाया गया कि गरीब बच्चों को जो है भोजन की भी उपलब्धता हो सके, ताकि गरीब बच्चे कम से कम खाना खाने के ही बहाने विद्यालय तो आएँ, है ना। निर्धन महिलाओं को मातृत्व काल में भी जो है देखभाल की प्राप्त नहीं हो पाती। उनके बच्चों के स्वस्थ जन्म और फिर दीर्घ जीवन धारण करने की संभावनाएं भी जो हैं क्षीण हो जाती हैं। जैसे कि मैंने निर्धनता रेखा अभी बताया था, तो देखिए निर्धनता रेखा क्या है। निर्धन, बहुत निर्धन, पूर्णतः निर्धन, इतने निर्धन नहीं, मध्यम वर्ग, फिर उच्च मध्यम वर्ग होते हैं, फिर धनी होते हैं, फिर बहुत अमीर होते हैं, फिर बहुलखपति होते हैं, फिर बहु करोड़पति। इसमें जो हैं आते हैं हमारे मुकेश अंबानी। हम लोग जो हैं आई थिंक मध्यम वर्गीय में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट जो है ना, वो निर्धनों की पहचान उनके व्यवसाय और संपत्ति स्वामित्व के आधार पर करते हैं। उनका कहना ये है कि जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण निर्धन, वे प्रायः भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, या फिर वे बहुत ही छोटी जोतों यानी कि खेतों के स्वामी होते हैं, किसान होते हैं। ठीक है, और वे ना ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं, या फिर जो है किसी और की ज़मीन पर आसानी काश्तकार की भांति खेती करते हैं।
शहरी क्षेत्रों में देखिए अधिकांश निर्धन कौन होता है, वही होते हैं जो गांवों से वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में शहर चले जाते हैं। हमारे यहाँ ही देखते हैं कि जो है कुछ लोग जब सीज़न नहीं रहता है उनका तो वो क्या करते हैं, शहर चले जाते हैं, जब उनका सीज़न आ जाता है तो वो यहाँ चले आते हैं। ठीक है, तो ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं और यही जो है स्वनियोजित लोग सड़कों के किनारे गलियों में घूम घूम कर कुछ सामान बेचते दिखाई देते हैं। आइए बात करते हैं निर्धनों की पहचान कैसे की जा सकती है। यदि भारत में निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो उसे निर्धनता के कारणों को भी तो जानना होगा, तभी तो उसका उन्मूलन होगा ना। उन्मूलन के लिए व्यावहारिक और धारणीय रणनीतियां बनानी होंगी। निर्धन जन समुदाय जो है इनको जो है उनकी दारुण दशा को उबारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होंगी। लेकिन इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धनों की पहचान करने योग्य होगा। ठीक है, और इसके लिए ना निर्धनता और उसके कारकों को मापने का एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा। ठीक है, उसके लिए कसौटियों और वो जो है विधियों का बहुत ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। आप देखिए कि स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने जेल में क्या किया कि कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन जो है कर जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया। ठीक है, लेकिन जो है बंदी गृह में तो प्रायः वयस्क व्यक्ति ही होते थे, जबकि वास्तविक समाज में तो बच्चे भी सम्मिलित हैं ना। तो जो है इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धनता रेखा तक जो है पहुंचने का प्रयास किया। अब इसके लिए उन्होंने ये माना ना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या बच्चों की होती है। ठीक है, जिसमें से आधे बच्चे, ध्यान रखेंगे, जिसमें आधे बच्चे का उपभोग बहुत कम होता है और शेष आधे बच्चों का वयस्कों से आधा रहता है उपभोग। इस प्रकार उन्होंने 3/4 के सूत्र की रचना की। ठीक है, ये देखिए चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन और गैर निर्धन। निर्धनता रेखा देखिए, ये जो है सदैव निर्धन, सामान्य निर्धन, ये चिरकालिक। ठीक है, मतलब थोड़े समय के लिए, उससे ज़्यादा थोड़े समय के लिए अल्पकालिक, और ये जो है कभी नहीं निर्धन है, ये है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में क्या है ये भी देख लीजिए। निर्धनता क्या है? 2 अध्येताओं शाहीन रफ़ी खान और डैमियन किल्लेन ने निर्धनता की स्थिति को बहुत ही संक्षेप में व्यक्त किया है। निर्धनता भूख है, निर्धनता बीमार होना है और डॉक्टर से न दिखा पाने की विवशता है। निर्धनता स्कूल में न जा पाने, निरक्षर रह जाने का नाम है। निर्धनता बेरोजगारी है। निर्धनता भविष्य के प्रति भय है। दिन में एक बार भोजन पाना है। निर्धनता अपने बच्चों को उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है। निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। और आज देखिए क्या हो रहा है, जो शिक्षा का भी है, जो व्यापारीकरण ठीक है आप कर दीजिए, लेकिन आप अपने भारत की स्थिति भी तो देखिए। आप अगर भारत का कंपैरिजन अमेरिका से करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा देश जो है विकासशील देश है, अमेरिका विकसित हो चुका है। ठीक है, तो पहले आप विकासशील देश को विकसित के स्तर पे लाइए, फिर आप जो है शिक्षा का व्यापार करिए। आप शिक्षा का व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि 60 से 70% लोग यहाँ गरीब हैं। ठीक है, किसान हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में कौन आते हैं? गरीबों के बच्चे। ठीक है, जो भूमिहीन हैं, भूमिहार हैं, वो उनके बच्चे आते हैं। तो जब आप शिक्षा का व्यापारीकरण कर देंगे, प्राइवेट स्कूलों में को जो है बढ़ावा देंगे, तो क्या होगा? ये गरीब बच्चे तो पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ गरीबी, भुखमरी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो ये दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या के 3 खंडों के उपभोग के भारित औसत को औसत निर्धनता रेखा के नाम से जाना जाता है, और ये जो है जेल के वयस्कों की निर्वाह लागत का 3/4 अंश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में जो गरीब थे, इनका जनानुपात के आकलन के कई प्रयास हुए। योजना आयोग जो है, जिसे अब नीति आयोग, मैंने आपको सूचकांक में भी बताया ना कि 66वां स्थान है, तो नीति आयोग ने ही ये जो है सूचकांक जारी किया है। इस कार्य के लिए 1962 में एक अध्ययन दल गठन किया। वर्ष 1979 में एक अन्य दल प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमानन कार्यबल गठित हुआ। एक विशेषज्ञ दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989 और 2005 में भी किया गया। योजना आयोग के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी प्रक्रियाओं का प्रयास किया। निर्धनता को जो है परिभाषित करने की दृष्टि से हम जनसंख्या को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, निर्धन और गैर निर्धन। ठीक है, और निर्धनता रेखा जो है इन दोनों वर्गों को अलग करती है। यानी कि निर्धन जो है कई प्रकार के होते हैं, पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन और निर्धन।
यानी कि इसी प्रकार गैर निर्धन वर्ग में भी कई उपवर्ग हैं, मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी, बहुत धनी, पूर्णतः धनी। ठीक है, और इन सभी उपवर्गों को एक निरंतर सरल रेखा के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। देखिए, निर्धनता का जो वर्गीकरण है इसकी भी कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन यानी कि हमेशा रहने वाले गरीब, और सामान्यतः निर्धन जो मतलब एक टाइम के लिए जो है निर्धन होते हैं। ठीक है, व्यक्ति में भी भेद कर सकते हैं। और इस सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं ना जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है, जैसे कि अनियमित मजदूर होते हैं, उनके पास कभी काम होता है कभी नहीं होता है। और इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम देते हैं। एक ऐसा भी वर्ग है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है। आप जैसे देखिए, छोटे किसान हो गए, मौसमी मजदूर की, उन्हें मौसम में जो है उन्हें काम मिलता है और बाकी के मौसम में काम नहीं मिलता। यदा कदा निर्धन जो कौन होते हैं, अधिकांश समय धनी रहते हैं लेकिन कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, वे उन्हें जो है अल्पकालिक निर्धन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वे लोग जो हैं कभी निर्धन नहीं होते, उन्हें कहते हैं क्या, गैर निर्धन। ठीक है, अगले पार्ट में हम बात करेंगे निर्धनता रेखा के बारे में। ठीक है, और जो है हम देखेंगे निर्धनता का इंडेक्स, भारत में निर्धनों की संख्या क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। ठीक है, और निर्धनता होती क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। आगे के पार्ट में जो है हम और चीज़ें देखेंगे। और ये जो गरीबी चैप्टर है यानी कि निर्धनता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं गाइस, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसीलिए जो है मैं कम समय का वीडियो डाल रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्चुअल है और आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।